चलिए बच्चों नमस्कार। मैं आर के राजा आपको आज फिर बायोलॉजी का चैप्टर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 3 नहीं, चैप्टर 13। ठीक है। चैप्टर 13 जो है, जो कि 12th क्लास के लिए है और वो भी बायोलॉजी। चैप्टर 13 12th क्लास का बायोलॉजी। इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा उसको पहले समझते हैं, और ये चैप्टर कौन सा है ये समझते हैं, और चैप्टर का नाम क्या है ये भी समझते हैं। बच्चों आपको मैं बता दूं कि हम जो अभी आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये क्लास 12th के लिए है और ये बिहार बोर्ड के लिए है। हालांकि दूसरे स्टेट के बोर्ड दूसरे बोर्ड स्टेट का बोर्ड है, उसमें भी आपको ये काम आएगा क्योंकि बायोलॉजी लगभग सेम ही होता है। ये विषय आपको मैं अभी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ, और इसमें जो चैप्टर है वो 13 नंबर है, और चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? जीव एवं समष्टियां। समष्टियां, ठीक है, जीव एवं समष्टियां। इस चैप्टर को अभी हम लोग देखने वाले हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप लोग पिछले लगभग 6-7 महीना से रेगुलर क्लास देख पा रहे होंगे, कर पा रहे होंगे। जो बच्चे रेगुलर नहीं हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी वीडियो इस पे डले हुए हैं ये लाइव क्लास का या रिकॉर्डेड बैच, उसको आप लोग एक बार ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। बात ये है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। तो चलिए, कुछ होता है नेटवर्क इशू। अब हम लोग आपसे बात करने वाले ये थे कि आखिर जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी का, ये 12th क्लास का है, और पिछले लगभग 6-7 महीना से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं और मेहनत कर भी रहे हैं वो भी। और मैं ये चाह रहा हूं कि आप और भी आगे मेहनत करते रहें। तो हम लोग पिछले दिन क्लास बायोलॉजी का 12th क्लास का चैप्टर 12 कंप्लीट किया था, और आज हम लोग 13 नंबर चैप्टर में हैं। तो अगर आप रेगुलर हैं तो आपको पता ही होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम जैसा कि मैंने बताया आपको, जीव एवं, क्या नाम है चैप्टर का? जीव एवं समष्टियां। ठीक है। तो ये चैप्टर 13 है, और ये बायोलॉजी हम लोग यानी जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, क्लास 12th के लिए पढ़ रहे हैं, और ये बिहार बोर्ड से रिलेट करेगा। ठीक है। हम लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली बिहार बोर्ड 12th का, और इस पे आपको बहुत सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सारा विषय मिलता है इस चैनल पे। साथ ही साथ नेशनल कोचिंग सेंटर के एप्लीकेशन और वेबसाइट पे भी आप पढ़ पाएंगे और देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसको पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है? जूम करने के बाद थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा। तो पहले इसको जूम करते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। 1 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए, अब ये रहा आपके सामने, मतलब क्वालिटी में दिखेगा बड़ा बड़ा। चलिए, तो जीव एवं समष्टिया का जो चैप्टर है उसका परिचय पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या है वो चैप्टर, उस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या जानकारी मिलने वाली है। देखिएगा, इसका परिचय है कि सर्वप्रथम एच रेटर नामक एक जंतु वैज्ञानिक ने 1868 में इकोलॉजी यानी परिस्थितिकी जो जिसको बोलते हैं, या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया, या इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बोला। तो आपको याद होना चाहिए किनका नाम? एच रेटर। एच रेटर का नाम याद होना चाहिए। वो एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द बोला। ठीक है। ये क्या थे? जंतु वैज्ञानिक थे। एच रेटर क्या थे बच्चों? जंतु वैज्ञानिक थे। और ये कब इकोलॉजी शब्द यूज किए? 1868 में। कब? 1868 में। क्या यूज किए? इकोलॉजी शब्द। अब तो समझ गए होंगे, 1868 में एच रेटर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। अब अर्नस्ट हेकल ने 1870 में, कब? 1870 में परिस्थितिकी की परिभाषा दी। इकोलॉजी मतलब होता है परिस्थितिकी, ये तो आपको ही पता है। और इसी इकोलॉजी शब्द का जो नाम इकोलॉजी रखा, किसने रखा? एच रेटर ने। 1800 कब रखा? 68 में रखा। उसके बाद 1870 में, यानी 2 साल बाद, कौन? अर्नस्ट हेकल, ये भी एक वैज्ञानिक होंगे। इन्होंने 1870 में परिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का
परिभाषा दिया, यानी कि व्हाट इज इकोलॉजी, यानी कि परिस्थितिकी की क्या है, किसे कहते हैं, ये डिफिनेशन इन्होंने बताया। कौन? अर्नस्ट हैकल ने। इकोलॉजी शब्द दो ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है बच्चों, जैसे स्टाइल नेट, स्टाइल और नेट दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना है। सेम उसी तरह से आपको मैं बता दूं, इकोलॉजी दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर के बना है। अब इसके बारे में और भी थोड़ा डिटेल्स देखिए, कौन कौन शब्द मिलकर के बना मालूम है आपको? देखिए, ओइकोस और मतलब हाउस या हाउस, और लोगोस, लोगोस मतलब स्टडी। ओइकोस मतलब हाउस और लोगोस मतलब स्टडी, अर्थात किसी जीव का आवास का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। समझ रहे हैं? कोई जीव के आवास का अध्ययन, अगर उसके घर का अध्ययन अगर हम लोग करेंगे कि वो जीव कहाँ रहता है, कैसे रहता है, कैसे क्या खाता है, ये सब जानकारी अगर होगा, यानी उसके आवास के बारे में जानकारी होगा, इसी को हम लोग इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर आपको परिस्थितिकी की परिभाषा अगर कोई बोले कि इकोलॉजी का डिफिनेशन आप लोग दें, तो क्या देंगे पता है? इकोलॉजी का परिभाषा यानी परिस्थितिकी की परिभाषा। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का उनके आवास के साथ संबंधों या पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को परिस्थितिकी कहते हैं। समझ रहे आप लोग? परिस्थितिकी किसको बोलेंगे? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का उनके आवास के साथ संबंधों या पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको ही क्या बोलते हैं? परिस्थितिकी बोलते हैं। समझ रहे हैं? अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि आखिर परिस्थितिकी को कितने भागों में डिवाइड किया गया। बच्चों देखिए, यहां पे कितना अच्छा डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि परिस्थितिकी जो है उसका संगठन है, और उसके संगठन को दो भागों में बांटा गया, एक तो जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। किन किन में बांटा गया? एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। बच्चों जैविक घटक में कौन कौन से जीव आएंगे? बच्चों सजीव घटक, जैसे जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे, ये आ सकते हैं जो जिंदा होंगे, सजीव होंगे, वो सब किस में आएंगे? जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। तो ये क्लियर हो गया। इसमें दूसरा पॉइंट है अजैविक घटक। अजैविक घटक में क्या आएगा? तो जो निर्जीव होगा, पर्यावरणीय घटक होगा, ये सब किस में आएगा? अजैविक घटक में। जल, वायु, मृदा, ताप, ये सब क्या है? अजैविक घटक है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन रहते हैं, सब्जेक्टिव में भी रहते हैं, तो आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन अजैविक घटक है, रहता है ना ऑब्जेक्टिव में, आप लोग पढ़े भी होंगे क्वेश्चन बैंक में या फिर ऑब्जेक्टिव में, तो आप इस पे ध्यान देंगे इनमें से कौन अजैविक घटक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जल, वायु, मृदा, ताप, ये सब क्या है? अजैविक घटक है। अगर पूछ लेता है जैविक घटक क्या क्या है, तो जीव जंतु और पेड़ पौधे, ये सब क्या है? सजीव घटक है। जैविक घटक मतलब सजीव घटक, अजैविक घटक मतलब निर्जीव या पर्यावरणीय घटक। तो क्लियर हो गए होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट, इसके आगे और भी क्या आपको जानना चाहिए? इसके आगे आपको जानना चाहिए परिस्थितियों के जीवीय संगठन के स्तर। क्या जानना चाहिए आपको? परिस्थितियों के जीवीय संगठन के स्तर के बारे में आपको जानना चाहिए। चलिए बच्चों थोड़ा सा हम इसका, चलिए अब शायद हमको लगता है कि क्लियर दिखेगा। जीवीय संगठन के चार स्तर हैं। जीवीय संगठन के कितने स्तर है बच्चों? चार स्तर है। यहां पे हालांकि आपको दिखाया गया है, देखिएगा जीवीय संगठन एक डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। ये व्यष्टि, समष्टि, समुदाय, जीवोम, जिसको हम लोग बायोम भी कहते हैं, ये चार भागों में इसको बांटा गया। यानी कि बोले तो जीवीय संगठन का चार स्तर आपको दिखाया गया होगा। व्यष्टि में क्या है? जो एक जीव विशेष होता है, व्यष्टि मतलब एक जीव विशेष, ठीक है। और दूसरा समष्टि मतलब जीवों का समूह, यानी कि जनसंख्या। समष्टि मतलब जीवों का समूह यानी जनसंख्या। और समुदाय मतलब समष्टियों का समूह। समुदाय मतलब समष्टियों का समूह। और आपको बता दें जीवोम या बायोम किसको बोलते हैं? तो अनेक समूहों का समूह। अनेक समूहों का समूह को क्या बोलेंगे? जीवोम या बायोम कहेंगे। तो ये चारों स्तर को आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन, ये पॉइंट, ये आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं, तो आप लोग एक बार लिखें कि हाँ यस समझ में आ रही है, कमेंट करें एक बार। और उसके बाद
हम लोग आगे उसके आगे देखते हैं। परमाणु से बनता है बच्चों अणु, अणु से बनता है यौगिक, यौगिक से बनता है व्यष्टि, व्यष्टि से बनता है समष्टि, समष्टि से समुदाय और समुदाय से जीवोम या बायोम बनते हैं। ये चीज भी आप लोग बहुत क्लियर और बहुत बारीकी से समझ गए होंगे। क्या समझे होंगे? परमाणु से बच्चों क्या बनता है? अणु। मेरे साथ बोलिएगा, परमाणु से क्या बनता है? अणु। अणु से क्या बनता है बच्चों? यौगिक। यौगिक से क्या बनता है? व्यष्टि। व्यष्टि से क्या बनता है? समष्टि। समष्टि से क्या बनता है? समुदाय। समुदाय से क्या बनता है? जीवोम या बायोम बनता है। क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब व्यष्टि बच्चों क्या होता है? परमाणु, अणु, यौगिक के बारे में तो आप लोग जानते हैं, लेकिन अब यहां चर्चा होगी व्यष्टि। व्यष्टि क्या होता है? तो परितंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को जीव कहते हैं, यानी वही व्यष्टि है। क्या बोला? परितंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलेंगे? व्यष्टि। व्यष्टि मतलब जीव कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, क्लियर? इसके अगला जो पॉइंट आएगा वो होगा समष्टि। समष्टि किसको बोलेंगे बच्चों? देखिएगा ध्यान से। समष्टि क्या है? तो समष्टि एक ही जाति के जीवों का समूह को समष्टि कहते हैं। जैसे ऊपर आप लोग पढ़े हैं ना, सेम चीज वही है। डिफिनेशन के रूप में यहां लिख दिया है कि समष्टि क्या है? समष्टि तो एक ही जाति के जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं। एक ही जाति के जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, अब आपको ले चलते हैं दूसरे पेज पे, तो आप लोग ध्यान देंगे। एक बार रुक जाइएगा, वेट कीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, हम लोग देखने वाले हैं दूसरा पेज। देखिएगा यहां पे सबसे पहले आपको समुदाय के बारे में भी जानना चाहिए। आखिर समुदाय क्या होता है बच्चों? समुदाय क्या होता है? तो भिन्न भिन्न जातियों के समूह मिलकर सामूहिक रूप से समुदाय कहलाते हैं। यानी कि भिन्न भिन्न जातियों का जो समूह होगा, उस समुदाय के रूप से अगर मिल जाए, एक जगह हो जाए, उसी को तो समूह बोलते हैं। समझ गए होंगे, क्लियर? जीवोम या बायोम किसको बोलते हैं बच्चों? तो एक बहुत बड़ा भूभाग, एक बहुत बड़ा भूभाग जहां भिन्न भिन्न समुदाय अपने पारिस्थितिक घटक के साथ साथ अंतः क्रिया करते हैं, उसे जीवोम या बायोम कहते हैं। जीवोम, जीवोम, जीवोम या बायोम कहते हैं। समझे? क्या कहा कि जीवोम या बायोम किसको बोलेंगे बच्चों? तो एक बहुत बड़ा भूभाग जहां भिन्न भिन्न समुदाय अपने परिस्थिति घटक के साथ साथ अंतः क्रिया करते हैं, उसे जीवोम या बायोम कहते हैं। तो आपको हर डिफिनीशन को मैं क्लियर करता जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से बस पढ़ते जाइए। इसके अगले पॉइंट को देखेंगे, अगले टॉपिक को देखेंगे कि अगला टॉपिक क्या कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों हम लोग जनसंख्या बोले या फिर समष्टि बोले या फिर पॉपुलेशन बोले, उसके बारे में जानेंगे। जैसे समष्टियां क्या है यानी पॉपुलेशन क्या है। तो बच्चों एक समान जीवो यानी व्यष्टि के समूह को पॉपुलेशन यानी समूह कहते हैं, या बोले तो समष्टियां कहते हैं। समझ रहे बात को? समूह नहीं, समष्टियां कहते हैं। क्या बोलेंगे? समष्टियां कहते हैं। क्लियर? क्या बोल दिए? एक समान जीवो यानी व्यष्टि को समष्टियां कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। प्राकृतिक में कोई भी अलग नहीं पाया जाता है। प्राकृतिक में कोई भी समष्टि जो है अलग नहीं पाया जाता है। ये हमेशा समूहों में रहते हैं। जो भी समष्टि होता है हमेशा समूह में रहता है। जैसा कि आपको पता होगा कि एक तालाब में मछलियां साथ साथ रहती है, यह बात भी सही है। तथा एक वन में अनेक सागवान वृक्ष का समूह जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में साथ साथ निवास करता है। सही बात है, तालाब में मछली सबको देखे हैं, सब मछलियां साथ साथ रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह से अगर कोई बड़ा वन है जिसमें सागवान का वृक्ष होता है, पेड़ होता है, वो भी सब बहुत सारे वृक्ष रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो साथ साथ जो रहेंगे वो सब समष्टियां हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलेंगे। भौगोलिक क्षेत्र के साथ साथ निवास करता है, समष्टियां कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, समष्टि के गुण। अब समष्टि के गुण क्या होते हैं बच्चों, इस पर फोकस करेंगे कि समष्टि के गुण क्या है। तो समष्टि का गुण है जनसंख्या का आकार। समष्टि का गुण क्या है? जनसंख्या का आकार। समष्टि का घनत्व, लिंगानुपात, जन्म दर, मृत्यु दर। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए ना, अगर पूछ लेगा क्वेश्चन कि समष्टि के गुण क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आपको बताना होगा जनसंख्या का आकार, समष्टि घनत्व, लिंगानुपात, जन्म दर और
मृत्यु दर, इतना आपको याद रखना होगा। उसके बाद अगला पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, जनसंख्या आकार। आखिर बच्चों जनसंख्या आकार क्या है, इसके बारे में आप कभी सोचे कि जनसंख्या के आकार के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा? तो ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित क्षेत्र तथा निश्चित समय में ही जाति के जीवों की संख्या जनसंख्या आकार कहलाता है। क्या कहा बच्चों, क्या आपने सुना? जनसंख्या आकार किसको कहते हैं? तो एक निश्चित क्षेत्र तथा निश्चित समय में ही जाति के जीवों की संख्या जनसंख्या आकार कहलाती है। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। जैसे किसी कुंड में कमल की संख्या, मेढक की संख्या, जंगल में वृक्षों की संख्या आदि, ये सब क्या कहलाएगा? जनसंख्या आकार कहलाएगा। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर पूरे जगह क्षेत्र में आप जिस क्षेत्र में आप निवास कर रहे हैं उस क्षेत्र में जंगल है, तो जब पूरे जितना जंगल होगा उसकी जो संख्या होगा तो कुछ क्षेत्र में फैला होगा, तो जो क्षेत्र में फैला होगा उसी को हम लोग जनसंख्या आकार कहेंगे। किसके लिए? पेड़ के लिए। मनुष्य के लिए बात करेंगे तो मनुष्य के लिए बात होगी कि जितना दूर में उसका फैला हुआ है पूरा गांव बस्ती, वो क्या हो गया? मनुष्य का जनसंख्या आकार हो गया। तो इसी तरह से यहां पे और भी एग्जांपल दिया, जैसे कि किसी कुंड में कमल की संख्या जो होगी क्या होगा? ये भी क्या है? जनसंख्या का आकार है, कमल के जनसंख्या का आकार है। मेढक की संख्या क्या होगा? ये भी जनसंख्या का आकार है, लेकिन किसका? मेढक का। जंगल में वृक्षों की संख्या मतलब क्या? वृक्षों की जनसंख्या का आकार। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके अगला पॉइंट जो है समष्टि का घनत्व क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। समष्टि घनत्व क्या होता है? तो समष्टि घनत्व के बारे में अगर जानना है तो देखिए, एकांक क्षेत्रफल में पाए जाने वाले समान जाति के जीवों की संख्या एवं क्षेत्रफल के क्या बोल सकते हैं इसको, अनुपात, अनुपात को समष्टि घनत्व या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बच्चों होता है कभी कभी टाइप करने में मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। समष्टि घनत्व क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एकांक क्षेत्रफल में पाए जाने वाले समान जाति के जीवों की जनसंख्या यानी संख्या एवं क्षेत्रफल के अनुपात को समष्टि घनत्व या जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। अब इसको आप समझिएगा तो इसके लिए एक फॉर्मूला है यहाँ पे, जनसंख्या का घनत्व बराबर जीवों की संख्या बटे क्षेत्रफल। जनसंख्या का घनत्व बराबर जीवों की संख्या बटे क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है। इस पे आप बैठाइएगा तो जनसंख्या घनत्व आपका निकल जाएगा। यानी टोटल जीवों की संख्या रखिएगा और टोटल कितना क्षेत्र में रह रहा है उस क्षेत्रफल रखिएगा, आपका जनसंख्या का घनत्व निकल जाएगा। जनसंख्या का घनत्व का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में अगर 500 घरे हैं चाहे 1000 घर है, ठीक है, तो वो जो जितना क्षेत्र में निवास कर रहा है, मान लीजिए कि 5000 आदमी निवास कर रहा है, तो अगर 5000 आदमी 1 किलोमीटर के अंदर रह रहा है तो एक आदमी कितना क्षेत्र में निवास कर रहा है, तो उसका क्या हो गया? जनसंख्या का घनत्व हो गया। समझ गए होंगे आप लोग। यहां पर पी डी बराबर एन बाई एस, ठीक है, जहां पीडी मतलब जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ठीक है, और एन मतलब जीवों की संख्या यानी नंबर ऑफ, क्या बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ जीव। जीव का मतलब क्या? समझ जाइए ना आप लोग। और ए का मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल। समझ रहे बात को? चलते हैं आप लोग आगे। यहां पे मृत्यु दर, अब मृत्यु दर के बारे में हम लोग देखेंगे। मृत्यु दर आखिर क्या होता है, ठीक है, मृत्यु दर क्या होता है? तो एक निश्चित समय एवं क्षेत्रफल में 100 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवों की संख्या जन्म दर कहलाती है। लेकिन यहां पर अगर आपको हम बता दें कि एक निश्चित समय एवं क्षेत्रफल में 100 व्यक्तियों पर मृत्यु, क्या मृत्यु, मृत्यु होने वाले यानी कि मृत्यु प्राप्त करने वाले या मृत्यु होने वाले, यहां लिख सकते हैं मृत्यु होने वाले जीव की संख्या को क्या बोलेंगे? मृत्यु दर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मृत्यु दर बोलेंगे। यानी अगर हम सीधा आपको ऐसे समझाएं तो अगर एक निश्चित समय में एवं क्षेत्रफल में अगर 100 वो व्यक्ति है, उसमें से अगर मृत्यु हो रहा है तो उसमें से जो संख्या है उसको क्या बोलेंगे? मृत्यु दर बोलेंगे। यानी कि आप सीधा समझ आइए कि उस जो क्षेत्रफल है और जो जनसंख्या है उसको भाग करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? मृत्यु दर कहेंगे। कब कोई अगर आदमी 100 गो की संख्या है, उस क्षेत्रफल में जितना लोग है उसके हिसाब से अगर मर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? मृत्यु दर बोलेंगे। अगर जन्म लेगा तो क्या बोलेंगे? जन्म दर बोलेंगे। इसी को अगर थोड़ा सा हम आपको दूसरा दिखाए, मान लीजिए कि तो मृत्यु दर है, अब यहां पर अगर आपको क्वेश्चन दे दे जन्म दर, तो जन्म दर जैसी देगा आपको तो आपको यही बताना है कि एक निश्चित समय एवं क्षेत्रफल में 100 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवों की संख्या को जन्म दर कहेंगे। तो जन्म दर और मृत्यु दर में थोड़ा सा डिफरेंट है, बस समझ के आए होंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, अगले पेज में हम लोग चलेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करें।
चलिए मृत्यु दर को देखते हैं कि मृत्यु दर क्या है। मृत्यु दर क्लियर। चलिए अब आपको मृत्यु दर निकालने के लिए आपको एक क्या देना पड़ेगा, फॉर्मूला। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, सेम फॉर्मूला वैसे ही है। मृत्यु दर का मतलब होता है कि मरने वाले जीवों की संख्या और कुल उपस्थित जीवों की संख्या, जितना टोटल उस क्षेत्र में जीव है उसमें से कितना मर गया। तो जो मरा उसको ऊपर लिखेंगे और जो अभी उपस्थित है उसको नीचे लिखेंगे। मरने वाले जीवों की संख्या बटे कुल उपस्थित जीवों की संख्या, मतलब टोटल कितना जीव था उसको नीचे लिखेंगे और भाग करेंगे तो पता चल जाएगा कि मृत्यु दर क्या है। जन्म दर निकालना होगा तो वैसे ही जन्म लेने वाले जीवों की संख्या ऊपर लिखेंगे और कुल उपस्थित जीवों की संख्या नीचे लिखेंगे, आपको जन्म दर निकल जाएगा। कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको यहां पर दूसरा पॉइंट देखना है। क्या देखना है बच्चों, कि जनन क्षमता के आधार पर जीवों की आयु को 3 भागों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में कि जनन क्षमता के आधार पर जीवों के आयु को कितने भागों में बांटा गया। बच्चों क्या जवाब देंगे, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। याद रखिएगा कितने भागों में बांटा गया है, क्या बांटा गया, जनन क्षमता के आधार पर जीवों के आयु को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों, तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्या क्या बांटा गया है इसको देखिएगा। एक तो है जनन पूर्व आयु, ठीक है, देखिएगा दिख रहा होगा आप। एक तो क्या है जनन पूर्व आयु, दूसरा है जनन योग्य आयु और तीसरा है जनन पश्चात आयु। यानी कि एगो जनन करने से पहले का उम्र आयु के हिसाब से बांटा है। तो जनन करने से पहले का उम्र, एक उम्र होता है जिस टाइम लोग जनन कर सकते हैं, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं, वो उम्र, और एक जनन करने की क्षमता खत्म हो जाती, खत्म तो नहीं कह सकते हैं लेकिन कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है, तो वो उम्र, यानी कि जनन पश्चात जो होता है क्या आयु, वो। तो अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं कि जनन पूर्व आयु क्या होता है बच्चों। इस आयु वर्ग के जीव आते हैं, इसमें कौन से आयु वर्ग के जीव आएंगे, जिसमें जनन क्षमता विकास नहीं हुआ है। समझे, जिसमें जनन क्षमता विकास नहीं हुआ है उस वर्ग के लोग किस में आएंगे, जनन पूर्व आयु में। ठीक है, जनन योग्य आयु क्या होता है, तो इसमें वे जीव आते हैं जिसमें पूर्व विकसित जनन क्षमता पाई जाती है। यानी कि जनन योग्य आयु किसको बोलेंगे, तो इसमें वे जीव आएंगे, कौन कौन जीव, जो पूर्व विकसित यानी पूर्ण विकसित यानी पूरे तरीके से जनन करने योग्य हो चुके हैं, वो किस में आएंगे, जनन योग्य आयु में। उसके बाद जनन पश्चात आयु क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो वे जीव या इसमें वे जीव आते हैं जिनमें जनन क्षमता समाप्त हो चुकी है। जिसमें जनन क्षमता समाप्त हो गई किसमें आएगा, जनन पश्चात आयु में। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं आयु पिरामिड क्या है बच्चों। आयु पिरामिड के बारे में आप लोग जानते हैं, पिरामिड तो सुने ही होंगे, लेकिन अब आयु पिरामिड भी जानना जरूरी है। इस क्वेश्चन था इसलिए इसका आंसर है कि यदि समष्टि के लिए आयु वितरण को उल्लेखित किया जाता है तो बनने वाली जो संरचना है उसको आयु पिरामिड कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, एक बार देखिएगा क्वेश्चन क्या करा, आयु पिरामिड क्या है बच्चों, आयु पिरामिड क्या है, जरा इसके विषय पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि समष्टि के लिए, समुदाय के लिए, जीवों के लिए आयु वितरण को उल्लेखित किया जाता है, आयु वितरण को बताया जाता है, उसका चर्चा करते हैं, तो बनने वाली जो संरचना है और उससे जो संरचना बनेगी उसी को आयु पिरामिड कहते हैं। समझ गए होंगे। यानी कि किसी भी जीव के आयु के बारे में अगर चर्चा होगी तो किस जीव का आयु कम है, किस जीव का आयु उससे ज्यादा है, किस जीव का आयु उससे ज्यादा है, किस जीव का आयु उससे ज्यादा है, अगर इस तरह का अगर कुछ बनाएंगे तो वो क्या होगा, आयु पिरामिड कहलाएगा। क्लियर हो गए होंगे आप लोग। अगर हो सकेगा तो हम लोग फिगर के द्वारा भी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, लेकिन जब फिगर आएगा फिर हम आपको दिखाएंगे। मानव समष्टि के लिए आयु पिरामिड नर तथा मादा का आयु वितरण संयुक्त आरेख को दर्शाता है। यानी कि जो पिरामिड है वो नर और मादा दोनों को एक साथ दर्शाता है। देखिएगा क्या कह रहा है, मानव समष्टि के लिए यानी मानव के जीव, मतलब मानव भी एक जीव है, सजीव है, तो मानव के लिए जो समष्टि है उसमें जो आयु पिरामिड है उसमें नर और मादा दोनों का आयु जो है वितरण क्या होता है, संयुक्त यानी एक साथ आरेख को दर्शाता है, यानी कि एक साथ दर्शाता है। ठीक है, पिरामिड का आकार समष्टि की स्थिति को दर्शाता है। पिरामिड का आकार क्या दर्शाता है, समष्टि के स्थिति को, यानी कि उसके किस स्टेज में है, क्या है। अतः समष्टि में 3 स्थितियां देखी जाती है। समष्टि में कितनी स्थितियां देखी जाती है, ये थोड़ा गलती लिख दिया है, तो समष्टि में 3 स्थितियां देखी जाती है। कौन कौन बच्चों, ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समष्टि का वृद्धि के बारे में। तो समष्टि वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे तो समष्टि का आकार स्थिर नहीं रहता है। समष्टि का आकार कैसा रहता है? कभी स्थिर नहीं रहता है और यह समय पर बदलता रहता है, जैसे आहार की उपलब्धता, मौसम, परभक्षी और प्रतिस्पर्धा तो देखिएगा यहाँ पे ये क्या दिया समष्टि वृद्धि में आपको 4 पॉइंट इंपोर्टेंस दिखे होंगे कि समष्टि का आकार स्थिर नहीं रहता है, यह समय पर बदलता रहता है, जैसे आहार की उपलब्धता बदलता है, मौसम बदलते रहते हैं, परभक्षी बदलते हैं और प्रतिस्पर्धा भी बदलता है। चारों चीज बदलते रहते हैं। बच्चों इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट, अगला टॉपिक क्या कह रहा है इसको देखिए ध्यान से। अगला पॉइंट है किसी समष्टि का घनत्व 4 मूलभूत प्रक्रियाओं से घटता या बढ़ता रहता है। समझ रहे हैं? किसी समष्टि का जो घनत्व है 4 मूलभूत प्रक्रिया यानी उसकी जरूरत, 4 तरह की जो जरूरत है उसके अनुसार घटता या बढ़ता रहता है, उस पर डिपेंड करता है। किस किस चीज पे? देखिएगा, एक तो सबसे पहले जन्म दर पर, दूसरा मृत्यु दर पर, तीसरा अप्रवासन पर और चौथा उत्प्रवासन पर। ये चारों चीज पर डिपेंड करता है कि उसका जो समष्टि है, उसका घनत्व, जो घनत्व है वो प्रक्रिया करता है, वो घटेगा या बढ़ेगा। यही 4 चीज पे डिपेंड करता है। यानी हम सीधा कहें तो उसका संख्या घटेगा कि बढ़ेगा, इस 4 चीज पे डिपेंड करता है। किस पे? जन्म दर पे, मृत्यु दर पे, अप्रवासन पर और उत्प्रवासन पर। समझ गए? जन्म दर मतलब क्या? जन्म दर को बी से दर्शाते हैं और मृत्यु दर को डी से दर्शाते हैं और जीवों का आना यानी अप्रवासन, जीवों का आना मतलब अप्रवासन, इसको आई से दर्शाते हैं और उत्प्रवासन यानी जीवों का जाना ई से दर्शाते हैं। अगर मान लीजिए उसके जनसंख्या, उसके संख्या पर जो इफेक्ट पड़ेगा, कैसे पड़ेगा? या तो कोई जन्म लेगा तो, या तो कोई मर जाएगा तो, या तो कोई बाहरी जीव आ गया तो, चाहे यहां से चला जाएगा कोई बाहर तो, इसी पे डिपेंड करता है उसके जो प्रतिक्रिया है वो घटेगा या बढ़ेगा। जीवों की संख्या, घनत्व जो है वो बढ़ेगा कि घटेगा। घनत्व भी तो वही चीज है, क्या समझ रहे हैं? जैसे कि आप मान लीजिए कि अभी थोड़ा देर पहले एग्जांपल दिए कि 1000 लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर के अंतर में, तो एक आदमी कितना कितना जगह में रह रहे हैं, यही तो उसका घनत्व है नहीं? तो उसके हिसाब से ये डिपेंड करेगा कि कितना आदमी का जन्म हुआ, कितना आदमी मर गया और कितना आदमी आ गया बाहर से, कितना आदमी यहां से बाहर चला गया। ये डिपेंड करेगा किस पे? उसके घनत्व पे। घनत्व कम ज्यादा इसी के हिसाब से होता है। अब हम लोग देखेंगे उपरोक्त चारों में से जन्म दर एवं अप्रवासन समष्टि घनत्व को बढ़ाते हैं, जबकि मृत्यु दर एवं उत्प्रवासन समष्टि घनत्व को घटाते हैं। बच्चों ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए मैं आपको एक चीज दिखा दूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर जन्म होगा और कोई बाहर से आ जाएगा तो क्या होगा जानते हो? अगर यहां पे वही चीज लिखा है कि उपरोक्त चारों में से जन्म दर और अप्रवासन समष्टि घनत्व को बढ़ाते हैं, यानी समष्टि का जो घनत्व है उसको बढ़ाते हैं। कौन? यानी कि घना हो जाएगा। कौन? जब आदमी का जन्म या कोई भी जीव जंतु का जन्म होगा या फिर वो बाहर से आ जाएगा तो उसका समष्टि का घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ जाएगा। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो जन्म दर है और अप्रवासन अगर हो रहा है तो समष्टि का घनत्व बढ़ेगा या घटेगा या क्या होगा? तो बढ़ेगा या घटेगा? तो देखिएगा जब यहां पे जन्म दर और अप्रवासन होगा तो उसका जो है घनत्व बढ़ेगा। लेकिन अगर वहीं पे जबकि मृत्यु दर और उत्प्रवासन, अगर कोई मृत्यु दर और उत्प्रवासन अगर हो जाए तो समष्टि का घनत्व क्या होगा? घटेगा। यानी कि आदमी मरे और यहां से सब चला जाए तो क्या हो जाएगा? उसका घनत्व घना रहेगा? नहीं ना रहेगा। उसमें से चला जाएगा तो क्या होगा? खाली हो जाएगा जगह, तो क्या हो गया? घटेगा। यानी कि उसका जो घनत्व है वो घट जाएगा, उसका घना उतना नहीं रहेगा। अब चलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज आपके सामने ये रहा। ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा इसमें हम चाह रहे हैं कि इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर दें। बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं होगा लेकिन कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या होता है, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि रिवीजन टॉपिक चल रहा है तो रिवीजन थोड़ा फास्ट तरीके से हो कि जल्दी हो जाए, है कि नहीं? चलिए, तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं आज उसके आगे जो अभी हम लोग पढ़े थे। चलिए क्या है सो देखिए। अप्रवासन आपको क्लियर दिख रहा है क्या? चलिए, अप्रवासन बच्चों क्या है? तो किसी जाति के जीवों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास से कहीं और से आए हैं और इसे अप्रवासन कहते हैं। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि अप्रवासन क्या होता है बच्चों, हालांकि हम तो पढ़ चुके हैं उधर, लेकिन यहां पर देखेंगे कि अप्रवासन क्या होता है। तो किसी जाति के जीवों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान, मतलब उसको जितना समय दिया गया है उसके दौरान अगर वो कहीं और से आ गए हैं, इसी को
अप्रवासन कहते हैं, मतलब कुछ समय के लिए कहीं से आ गए हैं, इसी को अप्रवासन कहते हैं। उसके बाद एक और है बच्चों यहाँ पे उत्प्रवासन। उत्प्रवासन क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, समष्टि के व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं उसे उत्प्रवासन कहते हैं। यानी अपन घर छोड़ करके अगर आप चल गए परदेश तो क्या है उत्प्रवास, और अगर बहरी से घरे आ गए तब क्या अप्रवास। देखिएगा क्या कहते हैं उसको, अप्रवासन। मतलब अप्रवासन मतलब आप बाहर कमाए गए घरे आ गए तो क्या हो गया अप्रवासन। और आप घर से सब कुछ छोड़ के बाहर चले गए तो क्या हो गया उत्प्रवासन। समझ रहे हैं, तो इस बात को ही आपको समझाना था मुख्यतः। इसके आगे देखिएगा उत्प्रवासन को ई से दर्शाते हैं, ये बात आपको पता होगा। अप्रवासन को आई से दर्शाते हैं। अब यहां पर मेन चीज समझना है, एक डायग्राम बोले या फिर डिटेल्स में समझाया गया, इसको देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान से। दिखाई दे रहा है आपको, घनत्व किस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले किसी आदमी का जन्म दर को हम लोग बोर्न यानी बी से डिनोट कर रहे हैं, सेम चीज वो घनत्व को क्या करेगा बढ़ाएगा। और अगर अप्रवासन हो गया चाहे उत्प्रवासन हो गया और मृत्यु दर प्राप्त करेगा। तो यहीं पे आपको बस घनत्व का ही सारा खेल है। अगर अप्रवासन हो गया मतलब लोग आ गए, और उत्प्रवासन हो गया मतलब लोग चले गए, और जन्म लिया यानी कि घनत्व बढ़ेगा, और जन्म से मृत्यु को प्राप्त किया मतलब कि जन्म हुआ, बड़ा हुआ, आगे बढ़ा, अब उसका उम्र खत्म है चाहे बीचे में खत्म हो गया, यानी किसी भी तरह से डेड हो गया, मृत्यु हो गया, तो क्या होगा मृत्यु दर। मृत्यु दर मतलब सारा चीज किस पे डिपेंड कर रहा है घनत्व पे, या फिर घनत्व किस पे डिपेंड कर रहा है तो ये अप्रवासन, उत्प्रवासन और जन्म दर और मृत्यु दर पे। तो आप लोग क्लियरली इस बात को समझ गए होंगे इस डायग्राम के मदद से। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। तो इसको देखेंगे कि जो समष्टि है वो पारस्परिक क्रियाएं क्या क्या करती हैं या फिर क्या है। तो समष्टि में पाए जाने वाले जीव एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रियाएं करते हैं, जिनमें एक जीव को या दोनों जीव को लाभ या हानि होती है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें समष्टि पारस्परिक क्रियाएं कहते हैं। बच्चों तो आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। क्या कहा, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं किसको कहते हैं, तो समष्टि में पाए जाने वाले जीव एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रियाएं करते हैं जिसमें एक जीव को या दोनों जीव को लाभ या हानि होती है। एक जीव को भी हो सकता है या दोनों जीव को लाभ होगा या फिर हानि होगा, हो सकती है, या कोई प्रभाव उस पर नहीं भी पड़ सकता है, उन्हें समष्टि पारस्परिक क्रियाएं कहते हैं। समष्टि पारस्परिक क्रियाएं कहते हैं। तो समझ गए होंगे इस बात को। अब हम लोग अगला जो है कि देखने वाले हैं कि लाभ और हानि या अप्रभाविता के आधार पर समष्टि पारस्परिक क्रियाएं निम्न प्रकार की होती है। बच्चों आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि लाभ हानि के अप्रभाविता के आधार पर समष्टि प्रक्रियाएं कितने प्रकार की होती है या कौन कौन सी होती है, तो आपको यहां ध्यान देने वाली बात है। ध्यान दीजिएगा 6 प्रकार की टोटल है। क्या है 6 प्रकार की, लाभ या हानि या अप्रभाविता यानी कि कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, उसके आधार पर समष्टि को पारस्परिक क्रियाएं के लिए निम्न प्रकार होती है। कौन कौन सी होती है चलिए देखते हैं। सहभोजिका, सहोपकारिता, परजीविता, परभक्षण, स्पर्धा और अंतर जातीय परजीविता। ये टोटली 6 प्रकार के होते हैं। दिख रहा होगा आपको 6 प्रकार। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम दिखाते हैं, फिर भी एक बार देखिएगा। सहभोजिका यानी कॉमन्सलिज्म, सहोपकारिता यानी कि म्यूचुअलिज्म, और परजीविता यानी कि पैरासिटिज्म, और परभक्षण यानी कि प्रीडेशन, और स्पर्धा यानी कि कंपटीशन, और अंतरजातीय प्रजीवता। ये आपको टोटली 6 प्रकार इसमें बताया गया। अब देखिएगा जो सहभोजिता होता है यानी लाभ या हानि चाहे अप्रभाविता के आधार पर इसको किसको समष्टि को पारस्परिक क्रियाएं जो होती है वो निम्न प्रकार या नीचे जो लिखा हो उस प्रकार की होती है, 6 प्रकार की। एक में सहभोजिता, सहपरोपकारिता, परजीविता, परभक्षण, स्पर्धा, अंतरजातीय प्रजीविता। तो बच्चों सहभोजिका जो होता है वो प्लस माइनस दोनों रूप में होता है, और जो सहपरोपकारिता होता है वो बिल्कुल प्लस प्लस होता है, और जो परजीविता होता है वो प्लस और माइनस होता है,
और जो परभक्षण होता है वो भी प्लस और माइनस होता है, और स्पर्धा जो होता है वो भी माइनस और माइनस होता है, और अंतरजातीय परजीविता होता है वो माइनस और जीरो होता है। समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सहभोजिका। अब सहभोजिका क्या होता है बच्चों, इसको देखते हैं। सहभोजिका यानी कि कॉमनसिलिज्म, कॉमनसिलिज्म, ठीक है। सहभोजिका ये होता क्या है, यह ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरी जाति को न लाभ होता है और न ही हानि होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसके आगे अगला पेज में हम लोग चलते हैं। सहभोजिका आप लोग समझ चुके होंगे, और इसके आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो जस्ट ही दिखाते हैं कि क्या देखने वाले हैं। आपको हम दिखाने वाले हैं, और बच्चों बहुत ही जल्द ये चैप्टर भी समाप्त होने वाला है, तो आप लोग बस कुछ समय का इंतजार कीजिए, चैप्टर जल्द ही समाप्त होगा। और ज्यादा नहीं है, बस आप मेरे साथ क्लास को रेगुलरिटी करके रखें, और थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है। चैप्टर जल्द ही समाप्त होने वाली है, तो आप लोग जल्दी से इस पे ध्यान बनाए रखें, ताकि हम लोग भी जल्दी से इसको खत्म कर लें। और बच्चों मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं कि अगर आप अभी तक मेरे इस YouTube चैनल नेशनल कोचिंग सेंटर या फिर आर के राजा ऑफिशियल से नहीं जुड़े हैं, तो उसको सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और आपको इसमें कोई खर्च नहीं लगने वाले हैं। साथ ही साथ आप बेल नोटिफिकेशन ऑल क्लिक कर लीजिएगा। इससे आपको यह फायदा हो सकता है कि जो भी वीडियो, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास अगर टाइम पे आ रहा है, आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा और आप अपने पढ़ाई को रेगुलर जारी रख सकते हैं। तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई प्रश्न है हमसे रिलेटेड, इस वीडियो यानी इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, और या फिर आपको कुछ सजेस्ट करना है तो भी आप इस कमेंट के जरिए सजेस्ट कर सकते हैं। तो फिर हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे, और आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखते रहें और रेगुलर देखें। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारा उम्मीद है 10 से 15 मिनट में ये क्लास का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग अभी रिवीजन चैप्टर कर रहे हैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी पूरा चीज समझ में आ जाए। एग्जाम बहुत ही नजदीक है। चलिए हम लोग देखने वाले हैं उदाहरण के तौर पे पक्षी, बगुला और चरण पशु। यानी कि पक्षी को देखेंगे, बगुला को देखेंगे, कहां देखेंगे बच्चों, फील कीजिए, फील, ठीक है, और चरण यानी चरने वाले पशु को। इसी में आपको पता चलेगा कि सहभोजिता का उत्कृष्ट उदाहरण क्या है इसके बारे में। यानी कि ये जो पक्षी, बगुला, चरण पशु है, यह सहभोजिता का उत्कृष्ट उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, समझे। अब पक्षी सामान्यतः चारागाहों के पास पाए जाते हैं। पक्षी सामान्यतः कहां पाए जाते हैं बच्चों, चारागाहों के पास। उसके बाद क्योंकि जब पशु घास चरने के लिए पौधे को हिलाते हैं, उनसे कीट बाहर निकल आते हैं, जो पक्षियों के लिए भोजन का कार्य करता है। बच्चों पक्षियों चारागाह के पास क्यों पाए जाते हैं, क्यों दिखते हैं? इसका मेन रीजन था कि पक्षी चारागाह के पास इसलिए दिखते हैं क्योंकि जब पशु चारा के लिए वो अपने चरते हैं, उसमें जो भी छोटे मोटे कीट मकोड़े होते हैं वो सब उस पर से उड़ते हैं, और जो पक्षी आसपास में रहते हैं उसको पकड़ के भोजन के रूप में खा जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि सभी को खाना की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही पक्षी को भी खाना की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। जैसे वेल स्तनी पर वर्नेकल यानी छोटे छोटे समुद्री जीव पाई जाती है। इस वर्नेकल को वेल स्तनी द्वारा गमन एवं भोजन प्राप्त होता है। वेल मछली के बारे में आप लोग सुने होंगे। वेल वेल कैसे अपना भोजन करती है, तो वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे मछलियां पाई जाती है। बोले तो वेल स्तनी जो होता है उस पर वार्नेकल यानी छोटे छोटे समुद्री जीव पाए जाते हैं। उस छोटे छोटे समुद्री जीव यानी वार्नेकल को वेल स्तनी क्या करती है, गमन करती है, उसको अपने भोजन के तौर पर लेती है यानी खा जाती है, ठीक है। उसके बाद आर्किड एवं अधिपादप है। आर्किड क्या है, आर्किड एक अधिपादप है। आर्किड क्या है बच्चों, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि आर्किड क्या है, तो आर्किड क्या है, एक अधिपादप है जो आम के पादप पर उगता है, लेकिन उस पादप से पोषण इत्यादि कुछ नहीं लेता, केवल स्थान का उपयोग। उत्तक युक्त जड़ें पाई जाती है जो वातावरण से नमी को अवशोषित करती है। बच्चों इसमें आपको थोड़ा जानने की जरूरत होगी
कि आर्किड, आर्किड क्या है? एक अधिपादप है। ये बात तो आपको कंफर्म हो गया। जो कहां होता है बच्चों? आर्किड कहां मतलब उत्पन्न होता है? तो आम के पौधे पर, आम के पौधे पर आर्किड उत्पन्न होता है, ठीक है, या बोले तो उगता है। लेकिन उस पादप से पोषण इत्यादि कुछ नहीं लेता है। लेकिन आम के पेड़ पर तो उगता है, आर्किड जो है आम के पेड़ पर तो उगता है, ये बात सही है। और ये क्या है? एक अधिपादप है। लेकिन आम के पेड़ से किसी भी तरह का पोषण प्राप्त नहीं करता है, सिर्फ उस जगह का इस्तेमाल करता है। समझ रहे बात को? लेकिन उस पादप से पोषण इत्यादि कुछ भी प्राप्त नहीं करता है, केवल स्थान का उपयोग करता है। उत्तक युक्त जड़ें पाई जाती है उसमें। कैसा जड़ रहता है? आर्किड का जड़ कैसा होता है? उत्तक युक्त, उसमें टिश्यू रहते हैं, ठीक है, जो वातावरण से नमी को अवशोषित करते हैं। वो खाना कहां से खाता है? तो वातावरण से, उसमें उत्तक होता है जो उसको अवशोषण कर लेता है। तो क्लियरली आप इस बात को समझ गए होंगे आर्किड के बारे में। अब हम लोग इस फिगर को देखिए, ऐसे फील हो रहा है जैसे आम के पेड़ पर ये आर्किड है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखने वाले हैं इसके आगे की पॉइंट को, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। इस फिगर को देख लिए होंगे तो सहपरोपकारिता क्या होता है बच्चों? सहोपकारिता क्या होता है? यानी प्लस बाय प्लस क्या होता है? तो इस प्रकार के संबंध में दोनों जातियों को लाभ होता है। इस प्रकार के संबंध में दोनों जातियों को क्या होता है? लाभ होता है। उदाहरण के लिए शैवालांश प्लस कवकांश बराबर लाइकेन। क्या समझे बच्चों? उदाहरण में शैवालांश प्लस कवकांश बराबर क्या? लाइकेन। क्लियर समझ गए होंगे? लाइकेन में कवक एवं शैवाल का सहजीवन पाया जाता है। यानी लाइकेन में कवक और शैवाल दोनों का सही सही जीवन पाया जाता है, यानी बोले तो एक ही जगह जीवन पाया जाता है। जबकि कवक शैवाल को खनिज लवण उपलब्ध कराता है। कवक शैवाल को क्या उपलब्ध कराता है? खनिज लवण उपलब्ध कराता है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस बात को भी। अगला बी नंबर पॉइंट इसी का है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं जानते हैं आप लोग? गैगम्यूनस परिवार के पादपों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु कहां पाया जाता है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, गैगम्यूनस परिवार के पादपों, गैगम्यूनस परिवार के पादपों के जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। कौन सा? राइजोबियम जीवाणु। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, चार को ऑप्शन दे देगा तो आपको याद रखना होगा गैगम्यूनस परिवार के पादपों में, यानी उसके जड़ों में। कीटों द्वारा परागण होता है। कवक मूल या माइकोराइजा, कवक मूल या उसको हम लोग माइकोराइजा भी कहते हैं। मादा बर अपने अंडे अंजीर के पुष्प में देती है। जो मादा बर होती है वो क्या करती है? अपने अंडे कहां देती है? अंजीर के पुष्प में देती है। समझ रहे? अंजीर के बीज से बर के लार्वा को भोजन एवं बर से अंजीर में परागण होता है। अंजीर आप लोग खाएं बच्चों? अंजीर के बारे में आपको सुन के बहुत ही महंगा मिलता है, बहुत ही महंगा होता है और बहुत ही गर्म भी होता है। अगर आपका दिमाग अच्छा तरीके से नहीं चल रहा है तो अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका दिमाग थोड़ा सा फ्रेशनेस वर्क करेगा। खाने की चीज होती है लेकिन बहुत ही महंगा होता है, और ज्यादा खाइएगा तो आपका शरीर पे भी नुकसान कर सकता है। तो आप लोग एक लिमिट भर डॉक्टर की सहायता से पता करके खाएंगे, ठीक है। लेकिन खाएंगे कि नहीं ये डॉक्टर से पूछिएगा, फिर पता चलेगा। अब हम तो डॉक्टर है नहीं कि आपको पूरा जानकारी देंगे। चलिए, तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे उसको एक बार फिर से देखते हैं कि क्या है। अंजीर के बारे में कह रहे थे कुछ। तो मादा बर अपने अंडे अंजीर के पुष्प में देती है, और अंजीर के बीज से बर के लार्वा को भोजन एवं बर से अंजीर में परागण होता है। अंजीर में परागण किससे होता है? बर से, ठीक है। और भोजन एवं बर कहा? लार्वा को भोजन एवं बर अंजीर से परागण होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। पराजीविता, परजीविता क्या होता है? तो प्लस बाय माइनस कर दिया यहाँ पे। तो इसमें छोटे आकार के जीव बड़े आकार के जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं एवं उससे हानि पहुंचाते हैं। इससे छोटे, इसके आगे भी और लिखा होगा। परजीविता, परजीवी आप समझ रहे हैं ना? परजीवी जो अपना भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड है, सेम चीज वही है परजीविता। यानी कि अपन जीविता के लिए, अपना जीने के लिए दूसरा पर डिपेंड है। यानी कि
इसमें छोटे आकार के जो जीव होते हैं वो बड़े आकार के जीव से क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं और ओकरा नुकसानो पहुंचाते हैं, बेचारा को एक तो खैबो करते हैं, हानियो पहुंचाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें अगला पॉइंट अगले पेज में हम लोग देखने वाले हैं और ये चैप्टर जल्दी समाप्त होने वाला है और समाप्त होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि एक दिन में एक चैप्टर समाप्त हो गया आपका। और ये चैप्टर नंबर चल रहा है 13। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही वीवीआई चैप्टर, इसको समझ सकते हैं आप लोग। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दे लीजिएगा, जल्दी से खत्म हो जाएगा। बस ये एक पेज और थोड़ा सा और होगा और उसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा। चलिए, तो आप ध्यान से यहां पर पढ़िएगा। ये पूरा क्लियर दिख रहे हैं ना, इधर से कट तो नहीं रहे हैं? चलिए, तो आकार के जीव परजीवी तथा बड़े आकार के जीव परपोषी कहलाते हैं। यानी कि छोटे आकार के जीव को क्या बोलेंगे, परजीवी बोलेंगे, जो अपना भोजन के लिए दूसरा पे डिपेंड है। और बड़े आकार के जीव जो भोजन देते हैं उसको परपोषी कहेंगे, मतलब अपने से दूसरे को पोष के रखे हुए हैं। क्या होगा, परपोषी, ठीक है। परपोषी बउआ दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में भी इस बात को पढ़े होंगे। एक बाह्य परजीवी और दूसरा अंतः परजीवी। उसी को हम लोग परजीवी चाहे परपोषी कह सकते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, समझे। तो यहां पर आपको लिखना चाहिए परजीवी। क्या लिखना चाहिए, परजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य परजीवी और दूसरा अंतः परजीवी, ठीक है। यह परजीवी परपोषी के शरीर के सतह पर पाए जाते हैं। बाह्य परजीवी कहां पाया जाएगा बच्चों, बाह्य परजीवी कहां पाया जाएगा बच्चों, तो परजीवी के यानी परजीवी जो है परपोषी के शरीर के सतह पर पाया जाएगा, ठीक है। और अंतः परजीवी क्या होता है बच्चों, जैसे इसमें पहले समझ लीजिए, जैसे मच्छर, मक्खी, जू, जोक, अमरबेल, ये सब क्या है बच्चों, परजीवी है। और ये कहां पाया जाएगा, परपोषी के शरीर के सतह पर। इससे हमको एक बात याद है, मच्छर आपको कहां काटता है, शरीर के अंदर या शरीर के बाहर, कमेंट कीजिए ना, कहां काटता है। उरिस कहां काटता है, उरिस। ढील कहां काटता है, ढील कहां काटता है, जू कहां काटता है, बताइए। ये सभी जो है, मक्खी भी बाहर बैठता है, मच्छर भी बाहर काटता है, अमरवेल को भी आप देखोगे बाहर से लटकल रहता है दूसरे पेड़ पर, है नहीं। तो ये सब जो है क्या है, बाह्य परजीवी है, समझ रहे हैं। किसी किसी को जोंक देखे होंगे पानी में पकड़ लेता है, जोंक, समझे। तो कहां पकड़ता है, बाहर से पकड़ता है, भले ही बाद में शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, बात अलग है, समझे। चलिए, अंतः परजीवी के बारे में थोड़ा जानते हैं। अंतः परजीवी बच्चों क्या होता है, तो अंतः परजीवी यानी इसमें परजीवी परपोषी के शरीर में रहते हैं, जैसे एस्केरिस, अमीबा, प्लाज्मोडियम आदि। अब देखिए, अंतः परजीवी एक मतलब है कि अपन भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के अंदर चल जाना या रहना, यही तो है अंतः परजीवी, मतलब अंदर रह के ही पोसा जाइए। एस्केरिस ऐसा इसका उदाहरण है, अमीबा भी इसका उदाहरण है और प्लाज्मोडियम इसका उदाहरण है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अंतः परजीवी का उदाहरण दीजिए, अमीबा, प्लाज्मोडियम या फिर एस्केरिस, याद रहेगा ना। चलिए, इसके आगे थोड़ा सा और है, परभक्षी, परभक्षण, परभक्षी, परभक्षण, जिसको हम लोग प्लस और माइनस से डिनोट कर रहे हैं, परभक्षी या परभक्षण को। तो आखिर परभक्षी या परभक्षण बच्चों होता क्या है, तो इस प्रकार के संबंध में एक जीव को लाभ जबकि दूसरे जीव को हानि होती है। इसमें जो जीव मजबूत होता है वह कमजोर जीव को मारता है। कमजोर जीव द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं। वही बात है बच्चों, ये जो परभक्षी या परभक्षण क्या होता है, तो जो जीव मजबूत होता है इसमें कमजोर जीव को मार देता है और अपन भोजन प्राप्त करता है, समझे। लेकिन जो छोटे कमजोर जीव होते हैं वो बचने के लिए क्या करते हैं, वो उपाय को देखिए। जैसे आपको यहां पे दिखेगा कि कुछ जीव अपना रंग वातावरण के अनुसार बदल लेते हैं। देखिए, ये तो बिजोर बात कह दिया, मतलब कि छोटा जीव है हार जाता है तो क्या करता है बउआ, कुछ जीव अपना रंगे वातावरण के अनुसार बदल लेता है। क्या कर लेता है, रंगे बदल लेता है कि हमरा न चिनेगा तो नहीं मारेगा, जुलुम। और जिसमें परभक्षी उन्हें नहीं पहचान पाते जी, इसीलिए तो रंग बदला है कि आप उसको ना पहचान सके। इसे छभावरण या क्या बोल सकते, छद्मावरण कह सकते हैं इसको, छजावरण, छजावरण, अनुहरण कहते हैं, समझे। छजावरण, अनुवरण कहते हैं। अब आपको यह भी जानना चाहिए दूसरा पॉइंट कि कुछ जीवों पर विशेष रसायन पाए जाते हैं।
कुछ जीवों पर, जो छोटे जीव होते हैं, कमजोर होते हैं, वो बचने के लिए क्या करते हैं, ये समझना है। तो कुछ जीवों पर विशेष रसायन पाए जाते हैं, केमिकल पाए जाते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं एवं परभक्षी उन्हें खाना पसंद नहीं करते हैं। मतलब कुछ जो छोटे परजीवी होते हैं वो अपना बड़े परजीवी से, यानी परभक्षी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो जीतेगा वो खाएगा। तो इसमें जो क्या होता है कि कुछ बचने के लिए, छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं, क्या करते हैं, अपना रंग बदल लेते हैं। और कुछ जो है कि उनके शरीर पर जो स्वाद होता है बहुत ही कड़वा होता है, बहुत खराब होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, उसको नहीं खाते हैं। ठीक है। जैसे मोनार्क तितली, ये इसका जो रसायन इस पे पाया जाता है ना, तो ये बहुत ही खराब होता है, जिसको खाना पसंद नहीं करते, बहुत ही कड़वा होता है। ठीक है। तो कौन नहीं खाएंगे जानते हैं आप, जो मजबूत वाले है ना जीव, वो कमजोर वाले को खा जाते हैं, इसी को तो परिभक्षण कहते हैं। तो वो जब रसायन रहेगा बहुत कड़वा तो उसको नहीं खाते हैं। ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, मोनार्क तितली। कुछ पादपों में खाने योग्य भाग भूमि के अंदर रहता है। कुछ पादप का बात करें तो पादप में खाने योग्य भाग कहां रहता है, भूमि के अंदर रहता है। कुछ पादपों में कांटे पाए जाते हैं जो परभक्षी से सुरक्षा करते हैं। कुछ पेड़ पौधा में कांटा पाया जाता है जिसको दूसरे जो खाने वाले जीव हैं उसको नहीं खा पाते हैं, तो उससे उसका बचाव होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं, जिसके वजह से भी वो छोटे जीव हैं या फिर जो पादप है वो बच जाते हैं। अब जैसे कि हम लोग इसमें बात करें तो एक नागफनी का पौधा है, तो इसमें सुरक्षा होता है। ठीक है। ये किस में आएंगे, परभक्षण में, लेकिन ये किस में आएंगे, कमजोर कैटेगरी में आ जाएंगे, इसलिए बच जाते हैं। अब परभक्षिता का महत्व क्या है बच्चों, तो परभक्षिता से उत्पादों में संचित ऊर्जा उपभोक्ता तक पहुंचती है। परभक्षिता से उत्पादों में या उत्पादों में संचित ऊर्जा जो होती है कहां तक पहुंचती है, उपभोक्ता तक पहुंचती है। अतः ऊर्जा प्रवाह के लिए यह आवश्यक है। अतः ऊर्जा प्रवाह के लिए क्या आवश्यक है, परभक्षिता का महत्व में आप लोग ऊर्जा प्रवाह के लिए जरूरी है उसके उत्पादों का संचित होना, तभी जाके वो उत्पादकता तक या उपभोक्ता तक पहुंचेगा। ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं इस प्रक्रिया द्वारा परभक्षी जाति, इस प्रक्रिया द्वारा परभक्षी जाति पाने शिकार की संख्या को, पाने नहीं अपने, क्या अपने शिकार की संख्या को नियंत्रित करती है एवं बढ़ाने से रोकती है। यानी कि इस क्रिया में क्या होता है, जो परभक्षी जाति होते हैं वो अपने शिकार है उसकी संख्या को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, और उसको बढ़ने से क्या करती है, रोकती है। अब चलिए इसमें एक लास्ट टॉपिक है स्पर्धा, इसके आगे भी शायद एक टॉपिक है और, चलिए इसको पहले स्पर्धा को देखते हैं। स्पर्धा आखिर क्या है, यानी माइनस माइनस। इसमें दो या दो से अधिक जातियां जिसकी दैनिक आवश्यकताएं समान हुए उनकी पूर्ति के लिए संघर्ष करती है, जिसे स्पर्धा कहते हैं। क्या समझे आप, फिर से समझिए। स्पर्धा बच्चों क्या कहते हैं, एक तो कंपटीशन, इसको समझ लीजिए आप इंग्लिश में। तो ये कंपटीशन आखिर होता क्या है, तो इनमें दो या दो से अधिक जातियां जिनकी दैनिक आवश्यकताएं क्या होती है, समान होती है, मतलब उसको डेली का जरूरत सेम है, लेकिन उनकी पूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिसको स्पर्धा कहते हैं। जैसे बच्चों अभी आदमी कितना मेहनत करके पढ़ाई करता है और मेहनत करने के बाद भी उसको जॉब प्राप्त नहीं होती है, उसको कंपटीशन देना पड़ता है। आजकल कंपटीशन इतना टफ हो गया है बच्चों कि एक कंपटीशन देने के लिए लाखों करोड़ों बच्चे रहते हैं और वो बच्चे में से कुछ ही बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं। फिर दूसरे कंपटीशन के लिए भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, फिर उसमें से कुछ संघर्ष करके कुछ बच्चे ही निकल पाते हैं। उसके लिए ही अलग अलग तरह के तरीकों को अपनाया जाता है, तब जाकर वो निकल पाते हैं। तो बच्चों मेरा ये कहना है कि पढ़ाई तो करना जरूरी है, लेकिन आपको स्किल की तरफ ध्यान देना है। स्किल आपके पास अगर रहेगा तो आप कभी भी बेहतरीन ढंग से कमा के खा सकते हैं। तो आप लोग स्किल सीखने पे ज्यादा ध्यान दें और बेहतर होगा कि स्किल पे फोकस करें। साथ ही कंपटीशन क्रैक करते रहें। अगर कंपटीशन आपसे निकल जा रहा है फिर आप जॉब के प्रति जरूर जाएं, जॉब जरूर करें। हर जॉब बेहतरीन है, बेहतर है और उसको आपको करना चाहिए, लेकिन जॉब से ही सब कुछ नहीं है, ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर आपको जॉब नहीं हुआ तो भी आपको ज्यादा चिंता नहीं करना है, आपके पास स्किल रहेगा, उस स्किल के मदद से आप अपने जिंदगी का जीवन यापन कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग इस पे ध्यान देते हैं। आगे थोड़ा सा और है स्पर्धा। स्पर्धा के कारण क्या क्या हो सकता है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। समान दैनिक आवश्यकताओं का होना जरूरी होता है। क्या बताएं, समान दैनिक आवश्यकताओं का होना जरूरी होता है। सीमित संसाधनों का होना भी जरूरी होता है, और जब ये सब रहेगा तो आपका स्पर्धा आराम से क्लियर हो सकता है। नोट में कह रहा है कि स्पर्धा के कारण एक जाति दूसरे जाति को समाप्त कर देती है या उसे
पलायन करना पड़ता है। मतलब स्पर्धा के कारण ही, कंपटीशन के कारण ही एक जाति दूसरी जाति को समाप्त कर देती है, चाहे वो परजीवी हो, चाहे परभक्षी हो, चाहे जिस तरह का आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो है समाप्त कर देती है या फिर उसको पलायन करने पे क्या कर देती है, मजबूर कर देती है। चलिए अब थोड़ा सा इसमें और बचा है, इसको ध्यान से देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज आपके सामने ये रहा, देखिएगा। जस्ट ये खत्म होने वाला है, तो आप खुश हो जाइए कि ये आपका चैप्टर जल्द ही खत्म होने वाला है, सिर्फ 5 मिनटों में, सिर्फ 5 मिनटों में। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं गॉस के स्पर्धा अपवर्जन नियम के बारे में। गॉस के स्पर्धा अपवर्जन नियम के बारे में बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चैप्टर में। ये बायोलॉजी 12th क्लास का 13 नंबर चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें का 12 तक पढ़ चुके हैं। तो अब इसमें आपको अगर पूछेगा कि गॉस के स्पर्धा अपवर्जन का नियम लिखें, चाहे उससे आप क्या समझते हैं, गॉस के स्पर्धा अपवर्जन के नियम से आप क्या समझते हैं, तो क्या जवाब देंगे बच्चों? स्पर्धा के लिए गॉस ने एक नियम दिया जिसे स्पर्धा निष्कासन नियम या अपवर्जन नियम कहते हैं। क्या स्पर्धा के लिए गॉस ने एक नियम दिया जिसे स्पर्धा निष्कासन नियम या अपवर्जन नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार संसाधन सीमित होने पर या एक ही तरह के संसाधन के लिए स्पर्धा करने वाली दो जातियां लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकती और स्पर्धी कमजोर हो जाती यानी विलुप्त या पलायन हो जाएगी। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं जस्ट दूसरे पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट आपके सामने ये रहा। ये पेज में बस इतना ही था और हम लोग अब देखेंगे लास्ट पेज जो कि आपके सामने ये रहा, अंतरजातीय प्रजीविता 10। बच्चों देखिएगा क्या लिखा हुआ आपके सामने, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा और, चलिए देखिए बच्चों अंतरजातीय प्रजीविता 10 ये क्या होता है? तो इनमें एक जाति को नुकसान होता है जबकि दूसरी जाति को ना तो नुकसान होता है और ना ही कोई फायदा होता है, और इसी को हम लोग अंतरजातीय प्रजीविता 10 कहते हैं। बच्चों समझ गए होंगे? क्लियर? उदाहरण के लिए बच्चों यहां पे दिया गया है कि घास को चरने वाले जो मवेशी है वो चरते समय घास पर पैर रखते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। घास चरने वाला मवेशी है, घास को चरता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, घास चर के खा लिया, अपना पेट भर लिया, लेकिन उस पर पैर रख करके उसको मार देते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो करते ही होंगे, आप लोग भी जानते हैं। इस क्रिया से या इस क्रिया में मवेशी को ना तो कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि, बल्कि यह घास के आबादी के लिए हानिकारक होता है। अच्छा, मवेशी उस घास को खाया तो इससे तो फायदा हुआ, लेकिन मवेशी उस घास पे पैर रख दिया, इससे ना तो उसको फायदा हुआ ना तो उसको नुकसान हुआ। इससे नुकसान हुआ तो हुआ सिर्फ किसको हुआ? सिर्फ व सिर्फ घास को। तो आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और ये चैप्टर समाप्त हुआ जो कि आपका बायोलॉजी 13 नंबर चैप्टर है, जैव व्यष्टि से रिलेटेड ये चैप्टर है। और आपको इसी तरह का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 12th क्लास के लिए या फिर हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ना है, साइंस के लिए टोटल विषय आपको पढ़ना है 12th क्लास के लिए, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किए हैं या वेबसाइट चेक नहीं किए हैं तो जाइए गूगल पे, वेबसाइट चेक कीजिए नेशनल कोचिंग सेंटर, उस पर भी क्लास आप लोग खरीद सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पे जाइए, या फिर आप एंड्रॉइड चला रहे हैं तो प्ले स्टोर पे, अगर आप आईफोन चला रहे हैं ऐप स्टोर पे जाइए, वहां से अपना नेशनल कोचिंग सेंटर का ऐप डाउनलोड कीजिए और फिर रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए और आप बैच खरीदिए, पढ़ सकते हैं वहां से भी, और यूट्यूब से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।